जब किताब सामने होती है तो हमारा ये हाल होता है कि जो कुछ किताब में लिखा है सब आता है और कोई नई चीज़ हमारे दिमाग में जा रही नहीं होती। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आते हैं हमारा दिमाग बाउंस करने लगता है, ये तो पढ़ा था, ये याद नहीं आ रहा, ये माइंड से स्लिप कर रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, यार क्या है, क्या था आंसर। एंग्जाइटी होने लगती है और ये तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना एग्ज़ाम में, याद नहीं आ रहा होता अभी। हे गाइस, welcome to my YouTube channel. This is Syed Fazil Mohsin, currently 3rd year MBBS student at AIIMS New Delhi. In this video, I am going to talk about why this happens with most of us, including me, and what is the solution to this problem. Despite all the hard work that you are putting and all the efforts in the revision that you are giving, your performance seems to be stagnant, whereas your friend who is following a right strategy is improving day by day, and maybe he will emerge as a topper or as a person who is going to get a seat. As per research published in a medical journal, most of us choose to do revision in the least efficient way. इस वीडियो में मैं एविडेंस बेस्ड रिवीजन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो कि इकोनॉमिकल भी है और एफिशिएंट भी है। लेकिन इससे पहले कमेंट सेक्शन में तुम अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ कि तुम सिलेबस किस तरीके से रिवाइज करते हो। अब एक एनालॉजी देकर समझाता हूं तुम्हें। अब मान लो कि तुम्हें 6 पैक ऐप बनाने हैं, तुमने उसका वीडियो ट्यूटोरियल देखा और फिर उसके ऊपर वर्क किया, अपनी मसल पर जोर डाला, यू स्ट्रेस्ड योर मसल, फाइनली यू विल गेट अ 6 पैक ऐप. But what will happen if you keep on watching that trial video, training video, जो आपको ट्रेन करती है 6 पैक ऐप बनाने की, and you don't put any stress to your muscles? What will happen? Instead of 6 पैक तुम्हें फैमिली पैक मिलेगा. हमारा दिमाग भी ना कुछ इसी तरीके से काम करता है. जिस तरह से हम मसल पर जोर डालते हैं ताकि वो एक शेप ले ले, इसी तरह से हम अपने ब्रेन पर जोर डालते हैं ताकि मेमोरी जो है वो एक शेप ले ले, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्टिव रिकॉल. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का तरीका सिंपली री रीडिंग और हाईलाइटिंग होता है, विच इज़ हाईली इनएफिशिएंट वे. और शायद तुम्हारा भी तरीका अभी तक इसी तरीके का रहा हो. अ रिव्यू आर्टिकल बाय प्रोफेसर डॉन लॉस्की सेज लाइक, based on available evidence, we rate rereading as having low utility. Although rereading is relatively economical with respect to time demands, when compared with some other learning technique, rereading is also typically much less effective. The relative disadvantage of rereading to other technique is the largest strike against rereading and is the factor that weighted most heavily in our decision to assign it a rating of low utility. Rereading, which most of us consider revision, has its important but बहुत low है bro. ये स्मार्ट लर्निंग का तरीका नहीं है, ये तो आलू है, सब खाते हैं. 3 से 4 रीरीडिंग के बाद बेनिफिट्स सैचुरेट हो जाते हैं, so does your score, isn't it? उसके बाद से कितना भी पढ़ लो दिमाग में कुछ नहीं जाता है, सब कुछ दिमाग के बाहर रिफ्लेक्ट करके चला जाता है, कोई बेनिफिट नहीं होता. किताब पढ़ते जाते हो लेकिन पेपर में उसका बेनिफिट रिफ्लेक्ट नहीं होता. तो बताऊं सही तरीका. बेसिकली यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू ब्रिंग आउट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन इट, और इसके लिए तुम्हें एक्टिव रिकॉल का तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा. एक्टिव रिकॉल इज बेसिकली स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन to bring out a piece of information that is stored in your brain. रिट्रीव करना है, जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है उसको बाहर लाना है. और ये तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना एग्जाम में, याद नहीं आ रहा होता, बिकॉज यू हैवंट ट्रेन्ड योर सेल्फ टू ब्रिंग आउट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इस चीज़ की ट्रेनिंग तुमने अपने ब्रेन को दी ही नहीं है. सो तुम्हें अपने ब्रेन को इस चीज़ के लिए ट्रेन करना है. बेसिकली when you are training your brain for active recall, what you are doing is that making your brain to go into a स्कैफोल्डेड इंफॉर्मेशन, जो कि तुम्हारे झुरमुट में एक मतलब शेल्फ में अलग अलग जगह पर लगा कर रखा हुआ इंफॉर्मेशन है. थाक बाई थाक इंफॉर्मेशन रखी हुई है, मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में स्टोर है. उनमें से जाकर तुम एक खोज कर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर आते हो. तुम्हारा ब्रेन उस पर इंफॉर्मेशन को लेकर आता है ताकि तुम्हारे वक्त की ज़रूरत के हिसाब से उस मेमोरी को रिट्राइव बैक करे और तुम्हें वो पार्टिकुलर चीज़ याद आ जाए. और यही तो चाहिए होता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमारे पास आए वो हमें याद आ जाए. पढ़ा हुआ तो सब होता है लेकिन याद नहीं आता. मेन चीज़ ये होती है कि हमें वो चीज़ याद आ जानी चाहिए, और वो चीज़ याद आने की ट्रेनिंग के लिए तुम्हें अपने ब्रेन को एक्टिव रिकॉल की आदत डालना पड़ेगा. और जैसे जैसे तुम एक्टिव रिकॉल की आदत डालोगे, योर मेमोरी विल ग्रो
लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर। अब अगर हम बात करते हैं कि एक्टिव रिकॉल किस तरीके से हो सकते हैं, तो हम 3 तरह पर एक्टिव रिकॉल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री रिकॉल की, दूसरे नंबर पर आता है क्यूड रिकॉल और तीसरे नंबर पर आता है रिकॉग्निशन प्रैक्टिस। इनमें से सबसे पहले नंबर पर जो है वो है फ्री रिकॉल। और फ्री रिकॉल के बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पर यह कहूंगा कि फ्री रिकॉल इज द बेस्ट रिविजन टेक्निक एवर। फ्री रिकॉल सबसे टॉप पर है। फ्री रिकॉल का एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कोटा में था तो क्या होता था कि मैं कोचिंग से घर जाता था और कोचिंग से घर जाने में तकरीबन 15 मिनट लगते थे। और उस 15 मिनट में मैं क्या करता था कि जो जो चीज़ें कोचिंग में टीचर ने पढ़ाई थी उस चीज़ को मैं एक्टिवली रिकॉल करता था। ओके, आज फिजिक्स वाले टीचर आए, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई, क्या क्या नई चीज़ें पढ़ाई, टॉपिक बाय टॉपिक, हेडिंग बाय हेडिंग मैं रिकॉल करता था। ओके, इस टॉपिक में सर ने क्या पढ़ाया, इस टॉपिक में क्या पढ़ाया, इस टॉपिक में क्या पढ़ाया, सारी चीज़ रिकॉल करते करते मैं घर पहुँच जाता था। वॉशरूम गया, सारी जगह पर मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ाया। इतने टाइम में मैं फ्रेश हो गया और सारी चीज़ करके मैं खाना खाने बैठा और तब तक मैं रिकॉल करते करते खाना वाना फिनिश कर लिया मैंने। इतने टाइम पर मैंने पूरी की पूरी क्लास को एक्टिवली रिकॉल कर लिया। अब इस चीज से मुझे 2 फायदे हुए। एक तो ये कि मेरी मेमोरी स्ट्रांग और लॉन्ग बन गई, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे दिमाग को पता था अगले दिन जब हम क्लास में बैठेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जितनी टीचर बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बंदा रास्ते से लेकर खाना खाने तक मुझसे पूछेगा। एंड दैट्स वाई मेरा क्लास में फोकस बढ़ा। तो भाई एक तीर से 2 निशाने हुए। एक तो मेरी मेमोरी स्ट्रांग हुई और दूसरे नंबर पर मेरा क्लास में फोकस गजब का हो गया। और अगर तुम एक्टिव रिकॉल की टेक्निक को अडॉप्ट करते हो तो यार तुम्हारा फोकस भी डबल होगा और क्लास में फोकस भी डबल होगा और तुम्हारी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। तो अब भैया तुम्हारे लिए क्या संदेश है? तुम्हारे लिए संदेशा ये है कि जो भी तुम आज पढ़ो उसको जैसे ही टेबल से उठो, बी इट ऑन योर डाइनिंग टेबल, तुम टेबल से उठ के, स्टडी टेबल से उठ के तुम अपने डाइनिंग टेबल पर जाओ, टेबल से उठकर तुम किचन में जाओ, टेबल से उठकर तुम शावर लेने जाओ, और हाँ यू आर राइट, टेबल से उठकर तुम कमोड पर जाओ, वहां भी तुम रिकॉल करते रहो मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सारी चीज़ें रिकॉल करते रहो। इस तरीके से तुम्हारा टाइम का ऑप्टिमम यूज़ भी होगा और चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठ भी जाएंगी। और एक्टिव रिकॉल का जादू जो तुम देखोगे ना, फिर मुझे तुम थैंक यू कह देना बाद में, लेकिन इसका जादू जो देखोगे ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस में क्या गजब का बूस्ट लाएगा। तुम्हारा पढ़ने के टाइम पे कंसंट्रेशन भी डबल होगा, मेमोरी भी डबल होगा, तो दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू है, ले लो। एक्टिव रिकॉल का नंबर 2 तरीका जो है वो है क्यूड रिकॉल। क्यूड रिकॉल में क्या होता है कि तुम अपने मेमोरी को रिट्रीव करने के लिए माइंड को हिंट्स देते हो और हिंट्स देकर उस पीस ऑफ मेमोरी को बाहर निकालते हो। एंड द थिंग दैट यू डू फॉर क्यूड रिकॉल इज फ्लैश कार्ड, और तुम्हारे जो वो होते हैं फ्लैश कार्ड हो गए, जैसे हमारा एलन में एनसीआर दिया हुआ था, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन, उसके बारे में भी कभी बात करूंगा, वो दिया हुआ था। और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हैं जहाँ तुम्हें एक क्यू दिया हुआ है कि इस पार्टिकुलर स्टैक से जाकर, इस पार्टिकुलर शेल्फ से जाकर तुम्हारे ब्रेन को मेमोरी निकालनी है टू सिंप्लीफाई दिस थिंग टू यू, है कि एक पार्टिकुलर शेल्फ है, वहाँ से मेमोरी निकाल कर, मेमोरी की पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को निकाल कर तुम्हें बाहर लाना है। तो दिस इज क्यूड रिकॉल। और क्यूड रिकॉल भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि एलन का एनसीआर में यूज़ करता था, उसमें एनसीईआरटी की लाइन्स निकाल कर एक तरफ रखी हुई हैं और दूसरी तरफ उसका आंसर है, एक तरफ से आंसर छिपाओ और एक तरफ से पढ़ते जाओ। तो ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको अडॉप्ट करोगे। इसके बारे में डिटेल में भी हम बात करेंगे आगे। अब जो तीसरे नंबर की प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, जो सब करते हैं। तीसरे नंबर की जो प्रैक्टिस है रिकॉग्निशन, वो सबसे लो रेटिंग वाली है, लेकिन फिर भी उसकी इफेक्टिवनेस इसलिए होती है क्योंकि हम एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में हमारा रिकॉग्निशन ही बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो हम रिकॉग्निशन की प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए ये चीज़ जो है वो डिस्पाइट इट्स लोअर रेटिंग दैन अदर एक्टिव रिकॉल टेक्निक, ये टेक्निक भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज़ व्हाट वी डू इन एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि एक्टिवली हम इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिवली हम इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। सारे ऑप्शन हमारे एमसीक्यू के दिए रहते हैं सामने। तो ये भी एक तरीका है एक्टिव रिकॉल का। इसकी इफेक्टिवनेस अगर हम बात करें क्यूड रिकॉल और फ्री रिकॉल से, तो इसकी इफेक्टिवनेस कम होती है, बिकॉज यहाँ पे उस तरह का ब्लैंक मोमेंट नहीं आता। लेकिन फिर भी चूंकि तुम्हारा एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो भैया हम उस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम बात करें समरी में,
तो भैया पैसिव रिकॉल को, पैसिव रिवीजन को आज ही छोड़ दो। पैसिव रिवीजन के बजाय एक्टिव रिवीजन को अपनाओ। रीरीडिंग को रिवीजन मत मानो। तुम पढ़ते रहोगे, तुम्हारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बैठेगी, तुमको कोई भी फायदा नहीं होगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। तो एक्टिवली चीज़ों को रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल के बहुत सारे तरीके हैं। हमने बात की फ्री रिकॉल, क्यूड रिकॉल और रिकॉग्निशन के बारे में। तो इसको अडॉप्ट करोगे, तुम्हारी मेमोरी भी शार्प होगी, तुम्हारी मेमोरी लंबी भी होगी। एग्ज़ाम में ब्लैंक मोमेंट नहीं आएंगे, एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन याद आ जाएगी। तो भैया आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्यूड रिकॉल के बारे में डिटेल्स में। जब तक के लिए अलविदा। अच्छा सुनो ना, वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। जब तक के लिए अलविदा।